गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में आप फिर से स्वागत करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि सुबह ही सुबह हम अर्ली मॉर्निंग 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं। 10 क्वेश्चन इसके करंट अफेयर्स के, और करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है हमारी ये, और ये लगातार चल रही है, जिसका नाम है डेली डोज। मतलब जैसे एक सुबह की खुराक होती है, उस खुराक को लेना ज़रूरी होता है। और हमारा एक स्लोगन है बहुत बढ़िया, मॉर्निंग टी विद मी। ठीक है, तो मैं भी पी रहा हूँ, आप भी पीजिए चाय को और इन्जॉय कीजिए क्लास को बहुत अच्छे से। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो और लोगों को शेयर कर दो भाई। ठीक है, आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम, देखो ये तो सब मेरे पुराने लिखे हुए हैं, मैं कभी इतना दिखावे पर भरोसा नहीं करता। अपकमिंग एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन फंसेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी का पोर्शन, हिस्ट्री का पोर्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन, सारा का सारा कवर करते हैं। ईमानदारी से कोई बच्चा अगर होगा जो बात को समझता होगा तो वो समझ जाएगा कि इस क्लास से सब कुछ मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मात्र इन 10 क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए। आज मुश्किल है, ठीक है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। लोग क्या करते थे, छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो छोड़ने की आदत जिसको लग गई ना, तो वो जीवन में जो है क्या कहते हैं, कुछ कर नहीं पाता। ठीक है नहीं, जैसे राहुल बजाज थे, राहुल बजाज के साथ भी यही समस्या थी। उनके माँ बाप, जो राहुल बजाज, बजाज कंपनी वाले, उनके माँ बाप ने उन्हें समझाया, वो उनसे कह रहे कि साहब मैं छोड़ के ये कर लूँ, मैं छोड़ के ये कर लूँ। तो बेटा उन्होंने कहा कि छोड़ते रहोगे, जीवन भर छोड़ते रहोगे, फिर छोड़ते छोड़ते सब कुछ ही छोड़ना पड़ जाएगा। इसीलिए जो चीज़ पकड़ी है उसे एंड तक ले जाओ, फिनिश लाइन तक। ठीक है, रेस में बहुत लोग भागते हैं, बहुत लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीतता वही है जो एंड करता है। ठीक है, तो फिर एंड तक लेके जाओ। ठीक है, भले ही स्लो लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंड जरूर चाहिए। ठीक, बिना एंड के काम हो नहीं पाएगा, आप इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। और पहला क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया। उज्बेकिस्तान में आयोजित, उज्बेकिस्तान, ये जरूर याद रखें, उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? असल में ये एक महिला ने जीता है, भारतीय महिला ने, जिसका नाम है वैशाली राम बाबू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसी वजह से, क्योंकि ये इंडियन ने जीता है पहली बार। जीतने के साथ साथ ये आगे के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये देखो, उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस चेस 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वैशाली ने लगातार फिडे, FIDE है, फिडे, फिडे है शतरंज का, क्या शतरंज का संस्था जो शतरंज को आयोजित कराती है। फिडे महिला ग्रैंड स्विस खिताब जीता, 2026 के लिए क्वालिफाई भी किया, आगे के लिए भी चली गई है ये, समझ गए? तो इसलिए और इम्पोर्टेंट है भारत की अगर कोई काम कर रही है तो। फिडे, फिडे के बारे में जरूर याद रख लीजिए। शतरंज की एक प्रतियोगिता है, और वो शतरंज का एक संगठन है जो शतरंज की प्रतियोगिता कराता है पूरे, जैसे कि फीफा है पूरे फुटबॉल का कराता है, ऐसी फिडे है। फिडे 1924 में पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लुसाने है, लुसाने, लोसाने गलत लिखा, लुसाने, लुसाने का स्विट्जरलैंड में, कहाँ, स्विस में। ठीक है, लुसाने कहाँ, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इसका आदर्श वाक्य है जैनस उना सुमुस। ये तो लैंग्वेज मुझे भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती होगी, कौन सी है, लैटिन भाषा है भैया, ये लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा ना तो किसी को आ रही, ठीक, लेकिन फिर भी हम हिंदी में इसका मतलब निकाल ही लेते हैं, हम तो बहुत तेज हैं, हम एक परिवार हैं। ये इसका क्या है, थीम है, थीम मान लीजिए, अर्थ मान लीजिए, हर किसी का एक मोटो होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर स्विस में है। ठीक, इसके बाद हम इस पर जाते हैं, बहुत बड़ी, ये बार बार कंफ्यूजन होता है किसको, कितने खिलाड़ियों वाला। तो खिलाड़ियों में कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं लेकर आया हूँ। देखो किस किस को याद करना है। एक तो इसको याद कर लो, बेसबॉल में कितने होते हैं, 9, और रग्बी में तो सबसे ज़्यादा होते हैं, 15 से लेकर 21 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो वैसे ही याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पूरे जितने भी गेम होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रग्बी में होते हैं। ठीक है, अब आया, तब ये दोनों में कंफ्यूजन होता, पोलो और वाटर पोलो। तो अगर इन कंफ्यूजन को ख़त्म करें हम, तो हम कंफ्यूजन को ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि पोलो है छोटा नाम, क्या है, छोटा नाम, वाटर पोलो से छोटा ही है, तो छोटा नाम छोटे लोग मतलब कुल 4, बड़ा नाम बड़े लोग मतलब 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पोलो का जनक भारत है,
याद करो, इल्तुतमिश की मृत्यु, नहीं सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, पोलो खेल रहे थे। पोलो क्या होता है, घोड़े पे बैठ के बॉल को मारते हैं। ठीक, वो पोलो खेल होता है, कुल 4 खिलाड़ी होते हैं उसके अंदर। तो उसमें हुई थी, भारत जनक है, फादर है इसका पोलो का। तो भारत किस किस का है, भारत एक तो पोलो का जनक है और दूसरा जनक है शतरंज का। शतरंज भी भारत में हुई है। ठीक है, क्या याद करो, शकुनी मामा, शकुनी मामा उस जमाने से चौसर खेलते थे। ठीक है, जिस बाद में चल के शतरंज का ही रूप बन गया। ठीक, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लेंगे। ठीक, अच्छा ये तीनों एक ही हैं, तीनों भाई भाई हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, लोगों ज़्यादातर लोग इन्हें पसंद भी करते, तीनों में 11 है। ठीक, नेटबॉल को याद मत करना, कोई ज़रूरी है नहीं इसके बारे में। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। टेनिस आप लोगों को पता ही है, टेनिस, टेबल टेनिस आपको पता है। बास्केटबॉल जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन बहुत ही है। बॉक्सिंग में 2 होंगे, एक क्यों लिख दिया ना, गलत लिखा है, 2 होंगे, एक या दो, अकेला थोड़ी बॉक्सिंग में लड़ेगा आदमी। ठीक है, ताश का खेल 2 हो सकते हैं, ये बकवास, इसको याद मत करना। ठीक, लॉन टेनिस ये पढ़ सकते हो आप। ठीक है, चेस पढ़ सकते हो। ठीक है, चेस भी आपको पता है, लॉन टेनिस भी आपको पता है। स्नूकर में 1 होता है, ये भी पता है। फुटसल याद कर लेना, फुटसल पता नहीं कौन सा गेम होता है, ये इस तरीके से है। तो ये जरूर याद रखना, इन दोनों को तो याद ही रख लेना, पोलो और वाटर पोलो का। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और एआई की गहराई में चल रहे हैं। गोता लगाइए एक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिल गोता लगाना आ गए साहब, गोता लगाना आ गए हम। हमने बात कही थी उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान तो ये रहा। ये जितने के जितने हैं, ये मिडिल एशिया लाया हूँ आज मैं आप लोगों के लिए, मध्य एशिया। मध्य एशिया में ये जो देश दिखाई दे रहे हैं ना, जो ये कलरफुल हो रहे हैं, ये सारे मध्य एशिया के देश हैं। क्योंकि रशिया तो नॉर्थ में चला जाता है। ठीक है, ये कहाँ चले जाते हैं, ईस्ट में चले जाते हैं, वो सॉरी वेस्ट में। ये कहाँ चले जाते हैं, वेस्ट में। चाइना चले जाता है ईस्ट में, और ये रहा देखो अपना भारत, भारत चले जाता है साउथ में। ये है मिडिल एशिया। यहीं पे कौन से घास के मैदान है, स्टेपीज। स्टेपीज घास के मैदान किसके लिए जरूरी हैं, पशुपालन के लिए, इसीलिए यहाँ पर पशु पाले जाते थे। और एक खिरगीज याद रखेंगे, कौन सी, खिरगीज जनजाति रहती है यहाँ। ये क्या करती है, खिरगीज यहाँ पर घोड़े पालती है, और घोड़े लेकर क्या कहते हैं, घास के मैदानों में घूमती रहती है। क्यों, क्योंकि घास के मैदान इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनके अंदर से कोई भी जानवर आकर आप पर अटैक कर सकता है, जैसे कि सांप हो गया या कोई चीज़ हो गई। तो इसीलिए घोड़ों पर बैठकर बड़े बड़े पैरों में वो बांध कर क्या नाम है, जूते पहन के तब उसके अंदर उतरते हैं ये लोग। ठीक है, जानवरों को बचाने के लिए। आ रही बात समझ में। तो स्टेपीज तो ये घास के मैदान यहाँ पर होते हैं। अच्छा, कुछ बातें हम आप लोगों को बता दें, मिडिल एशिया है क्या। एक तो याद रखेंगे कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी का मैंने कोड आप लोगों को बहुत बार बता दिया, फिर से बता देता हूँ। कैस्पियन सी का कोड है करती, KARTI। अब करती को देखो, करती को एक तो देखो कजाकिस्तान का के ये रहा। ठीक, ए देखो, ए अजरबैजान ये रहा, इसकी ये रहा अजरबैजान। ए यहाँ से मिल गया, के यहाँ से मिल गया। आर रशिया से मिल जाएगा, ये रहा रशिया आगे यहाँ घूमता हुआ, ये आगे ना रशिया यहाँ घूमता हुआ। ठीक है, और टी किससे मिल जाएगा, तुर्कमेनिस्तान से, ये रहा तुर्कमेनिस्तान का टी। और आई ये रहा अपने ईरान दोस्त, ये रहे ईरान। तो करती ये कोड हो गया, तो करती का कोड याद रखेंगे। अच्छा, इधर आ जाता है ब्लैक सी के बारे में भी थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ पहले इसके बारे में बात कर लें, काला सागर के बारे में बाद में बात करेंगे। देखो ये दिखाई दे रहा है अरल सागर। अब ये किस किस के बीच में, के और यू के। तो इसका कोड मैंने बनाया काऊ। अब हिंदी में बना लिया भैया, इंग्लिश में तो काऊ ऐसे लिखेंगे। अब काऊ इससे तो बन नहीं रहा था, तो काऊ बना लिया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान छपा हुआ क्वेश्चन है, ये आते ही आता है, समझ लो। ये इंपॉर्टेंट है कि अरल सागर किन 2 देशों के बीच में। तो जब ये क्वेश्चन आता है ना, लोग फिर उज्बेकिस्तान और इधर का स्थान उधर का स्थान ढूंढ लेते हैं, मामला हो जाता है खराब। तो आप जरूर याद रखेंगे कजाकिस्तान इसके बीच में काऊ। ठीक है, अच्छा यहीं पर एससीओ बना है। एससीओ में सारे देश शामिल हैं। ठीक, और बस इसको छोड़कर ये नहीं है एससीओ में शामिल, तुर्कमेनिस्तान ये शामिल नहीं है, बाकी सारे देश शामिल है। चाइना शामिल है, रशिया शामिल है, इंडिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है। देखो एक तो ये शामिल है पाकिस्तान, एक भारत इंडिया 2, नंबर 3 पे चाइना हो गया, नंबर 4 पर रशिया हो गया। एससीओ की बात कर रहा हूँ, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। अच्छा, कजाकिस्तान की राजधानी ये देखो, अस्ताना में लिख देता हूँ। ठीक है, अस्ताना। किर्गिस्तान की ये रही बिश्केक।
बिश्केक। अच्छा, तजाकिस्तान की है दुशांबे। ठीक है। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान की है अशखाबाद। ये ली, मैं लिख देता हूँ अशखाबाद। अच्छा, हमारे उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। ताशकंद वही है जहाँ पर हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। जो एक मिस्ट्री बना हुआ, किसने मरवाए किसने नहीं मरवाए, ये संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बातें हमने इसके बारे में पढ़ ली। आ जाते हैं इस पर, ब्लैक सी के लगे हुए कंट्री। अब ब्लैक सी के कंट्री मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया, आप लोग तो कुछ बताएंगे नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखते नहीं है। एक कोड बताया, टी बर्गर, TBUR। अब ये बर्गर को भैया वो वाला बर्गर मत समझ लेना खाते हो, तो उसमें कोड में थोड़ा चेंज है, बस नाम ही सही है, TBUR GRE, बस यही खत्म हो जाता है। कुल 6 देश हैं। कितने देश हैं याद रखेंगे? 6। कुल कितने? 6 देश। अब इनको याद कर लीजिए। सबसे पहले तो तुर्की आ जाएगा T से, B से बुल्गारिया। ठीक है, चलो कलर चेंज कर दूं जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये वाला ले लेते हैं। T से हो गया बुल्गारिया, U से हो गया यूक्रेन, R से हो गया रोमानिया, 2 R है। G से हो गया जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तिबिलिसी। और रशिया। रूस, रूस की कैपिटल क्या? मॉस्को। यूक्रेन की क्या है कैपिटल? कीव। अच्छा, अजरबैजान की कैपिटल क्या? बाकू। चलो, AI की गहराई सब निकल जाए, बाहर चले। मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसके बारे में समझा दी। इन कोडों को जरूर याद कर लेना। देखो 3 कोड बता दिए मैंने, एक तो ये बता दिया, दूसरा ये बता दिया, और तीसरा बता दिया अपना काउ। ये तीनों याद रख लो, हाउ हाउ हो जाएगा, नहीं तो काउ तो जरूर पढ़ लो। ठीक है, नहीं तो क्या है ना, वहाँ पर पंखे दिखाई देगा, छत देखोगे ऊपर को, बोले क्या हो गया क्वेश्चन, फिर ये करोगे अरे बताया तो था क्या था। 17 सितंबर को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था, लेकिन किसी देश ने शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वो देश है भैया नेपाल। नेपाल को आप जानते हैं, नेपाल में क्या हुआ है, KP शर्मा ओली की सरकार चल रही थी, प्रधानमंत्री थे ये। ओली जी ओली बन गए। ओली जी हमेशा 2 कारणों से बड़ा चर्चाओं में रहे। एक तो चाइना के पक्ष में थे ये, चीन के पक्ष में हमेशा, भारत से इतनी अच्छी बना के नहीं रख रहे थे। भैया भारत के पड़ोस में रहोगे तो भारत से तो बना के रखनी पड़ेगी। दूसरी जो चीज़ हुई इनके साथ, पहले तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि भ्रष्टाचार इतना फैल गया था कि ना नौकरी निकल रही थी ना कुछ हो रहा था। लोगों ने उठा के इनके ऑफिसों में आग लगा दी। अब चले गए। चलो कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने आप लोगों को बताया नई PM बनी है, उनका नाम क्या है। ठीक, रामचंद्र पौडेल ने उनको शपथ दिलवाई है। रामचंद्र पौडेल कौन है? राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? नेपाल के। चलो और बता देते हैं हम। नेपाल के पौडेल राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति कौन थे नेपाल के? रामवरण यादव। पहले राष्ट्रपति नेपाल के कौन थे? रामवरण यादव। दूसरे पहली महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेपाल के बारे में कुछ नेपाल की फोटो ले आया हूँ मैं, आप नेपाल के बारे में देख सकते हो, बहुत अच्छा है। नेपाल के नीचे यहाँ इंडिया है और उत्तर प्रदेश की भी लाया कौन कौन सी है, तो कुछ चीज़ें बताएंगे। एक तो राणा नेशनल पार्क है यहाँ, याद रखेंगे ये बात। एक यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, और सागर माथा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, एक दूसरी ये तो धनराज बाजार मत याद करना, ये भी याद मत करना, ये भी याद मत करना, जो मैं बताऊँगा वो याद। काठमांडू इसकी कैपिटल है, यहीं सार्क का हेडक्वार्टर है। और सार्क कब बना था? 1985 में। सार्क की फुल फॉर्म क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, मतलब दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। ठीक है। अन्नपूर्णा, ये आ सकता, अन्नपूर्णा बार बार आता है। अन्नपूर्णा लोग उत्तराखंड लगाए जाते हैं। अन्नपूर्णा तो ये जो पर्वत है, पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, और तो कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर मत पढ़ना। ठीक है। हाँ, कोसी रिवर नेपाल से निकलती है, जो बिहार का शोक कही जाती है। एक रिवर और है यहाँ पर, कौन सी है? करनाली रिवर है,
भारत इसके साथ मिलकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहा कर्नाली रिवर से। ठीक, ये देखो ये काली नदी है, काली, ये ऐसे गलत लिख रखा है, काली रिवर है, ये नेपाल की और भारत की सीमा लगाती है। यहीं पर 3 क्षेत्र हैं जो विवादित हैं। कौन कौन से हैं? काला पानी, लिम्पियोधरा, एक और है। ठीक है, ये विवादित हैं। भारत कहता है ये हमारे हैं, ये कहता है नहीं साहब ये हमारे हैं। दोनों में बड़ा विवाद रहता है। क्यों? क्योंकि भारत कहता है, ये कहता है नेपाल के मेरी सीमा यहाँ तक लगी हुई है, मतलब यहाँ तक लगी हुई है। भारत कहता है कि मेरी सीमा यहाँ तक लगी हुई है। तो ये विवाद का जन्म देने वाली एक घटना है। किसने कराई थी? अंग्रेजों ने कराई थी। चलो अंग्रेजों के बारे में बात कर लें। अंग्रेजों ने यहाँ पर 1815 में, याद रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग, कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नेपाल के साथ सुगोली की संधि की थी, सुगोली की संधि। ठीक, सुगोली की संधि की थी। चलिए आगे चलते हैं। मैं ये चीज़ें ले आया हूँ आपके लिए। उत्तर प्रदेश के राज्य, उत्तर प्रदेश के जिले जो नेपाल से लगते हैं। देखो ये तो उत्तराखंड से लगते हैं, इन्हें छोड़ दो। सबसे पहले लगेगा इधर से पश्चिम में चलें तो पीलीभीत, फिर लगता है लखीमपुर खीरी, फिर लगता है बहराइच, फिर लगता है श्रावस्ती, फिर लगता है बलरामपुर, फिर लगता है सिद्धार्थनगर, फिर लगता है महाराजगंज, और फिर लगता है कुशीनगर। याद रखना कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। याद रखेंगे ये बात। ठीक है, ऐसे ऐसे ये लगते हैं बाउंड्री। ठीक, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से लगता है? चलो ये भी देख लें। एक तो उत्तराखंड से लग गया, दूसरा दिल्ली यूनियन टेरिटरी से भी लगता है। देखो लगता है यूनियन टेरिटरी से, यूनियन टेरिटरी दिल्ली को मान लीजिए एक, इसको छोड़ दीजिए, अभी राज्यों की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर से सीमा लगती है, लोगों को पता नहीं है। और सहारनपुर में ही सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमसोट, इसकी यूपी की सबसे ऊंची चोटी। और ये हरियाणा आ गया, हरियाणा से लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है। ठीक, अच्छा दूसरा हम बात करें किसके बारे में? राजस्थान से लगता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये पांचवा क्या? मध्य प्रदेश। छठा झारखंड से भी लगता है, 7वां बिहार से भी लगता है। तो कुल मिला के 7 राज्यों से लगता है ये। ठीक है, याद रख लेंगे इस बात को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सबसे बड़ा मॉडर्न मतलब मॉडर्न आधार पर आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है, और ये किया है अहमदाबाद में। ठीक है, किसने किया? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम भी है। किसने बनाया था? गांधी जी ने। कब? 1915 में। यहीं से सत्याग्रह सभा शुरू करी थी। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। बाग हत्याकांड। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, सर्वेश कुशरे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के किस इवेंट में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने? देखो भाई, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब हम धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। खेलो इंडिया गेम जब से आया ग्रोथ कर रहे हैं। हम पे बस एक ही चीज़ थी, वो हमारे थी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, जिसकी वजह से हम जो है चारों तरफ सीना चौड़ा करके घूमते थे। क्रिकेट के अलावा भारत में और गेम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ये आप लोगों को पता है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर उसके बाद हमने अब काम शुरू कर दिया बैडमिंटन में हम टॉपर आने लगे हैं। ठीक, अभी अब भाला फेंक में भी और निशानेबाजी में भी, ये सारी चीज़ें तो हमारी सुधरती जा रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अभी अभी हमारे पास बहुत है। एक तो जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, इनमें कैंडिडेट बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। तो ये समझ लीजिए कि फाइनल में ही पहुंचने वाले पहले बने। आज तक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में फाइनल में कोई नहीं पहुंचा, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता, जीते नहीं है, फाइनल में पहुँचने वाले बन गए। और ये किस में जीते? हाई जंप में। तो याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, सर्वेश कुशरे किस खेल से संबंधित हैं। भले ही ये ना आए कि किस फाइनल में पहुंचे, लेकिन ये आ सकता है सर्वेश कुशरे किस खेल से संबंधित है? हाई जंप। और कहाँ हुई है? मैंने आप लोगों को बताया जापान में हुई है ये। कहाँ हुई है? जापान, टोक्यो में हुई है ये। ठीक है, ये फाइनल में पहुंच गए थे। देखो मैंने जापान को लिया हूँ। एआई की गहराई में गोता लगाने चलते हैं साहब। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जापान कितने उसमें है। एक तो ये होकाइडो है, सबसे बड़ा होन्शु है, 4 में ही है। होन्शु के बाद आता शिकोकू, शिकोकू बाद आता क्यूशू। ठीक, एक ओकिनावा और है, लेकिन वो उसको हमें नहीं पढ़ना है, 4 ही पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, जो होन्शु पे ही इसकी कैपिटल है टोक्यो। ठीक है, नोगाया क्या है? यहाँ पर वस्तु उद्योग केंद्र है।
क्योटा कहाँ है? वस्त्र उद्योग केंद्र है। कोबे क्या? लोहा का उद्योग केंद्र है। सबसे बड़ा पर्वत ये रहा माउंट फूजी, सबसे बड़ा पर्वत है जापान का, इसको याद कर लेंगे। सबसे बड़ा पर्वत जापान का ये है, ठीक है। ये इस तरीके से है। पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर ये है। जापान सागर किस किस के बीच में? कोरिया, रशिया और नॉर्थ कोरिया और इसके बीच में। एक दिन क्या हुआ, इसने क्या करा, हमारे पागल ने, किम जोन उन ने, इसका नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है उसका नाम है किम जोन उन, हैं। अब इसने क्या करा, ये दिमाग पता नहीं चल गया था क्या हो गया, इसने एक मिसाइल टेस्टिंग की, और मिसाइल टेस्टिंग होकर वो यूं करके यूं इसके ऊपर से होती हुई यहाँ गिर गई। जापान हक्का बक्का रह गया। बोले वो क्या कर रहे हो भाई? तो तब पता, बोले हमसे गलती से छूट गई थी। तो गलती छूट गई थी, जापान का हवाई जहाज बना देते ये। तो ये खाली बात थी। तो ये करता रहता है ऐसे काम। अच्छा ये देखो, ये रहा नागासाकी और ये रहा हिरोशिमा, जहाँ पर बम फेंके गए थे। कब फेंके गए थे? 9। अब इसको मैं डिटेल में ही बता दूँ थोड़ा सा, ठीक है, कलर चेंज करके डिटेल में बता देता हूँ। देखो ऐसे करके याद रखो, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 6 को फेंका गया हिरोशिमा पर। क्या नाम था बम का? लिटिल बॉय। ये नागासाकी पे है। ऐसे करके याद हो, ना से 9, ना से नागासाकी, कभी भूलोगे नहीं। नागासाकी पर इसका नाम था फैट बॉय। ये 2 बम फेंके गए थे। कौन से? परमाणु बम। किसने फेंके थे? अपने दोस्त यूएसए ने, ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। अब यह देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें आप लोगों को एआई की गहराई में गोता लगाएंगे और हाई कोर्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। पहले तो यह है कि न्यायमूर्ति एम सुंदरम किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए मणिपुर उच्च न्यायालय के, मणिपुर हाई कोर्ट के। अब मैं आप लोगों को हाई कोर्ट समझाते हैं। तो हाई कोर्ट है क्या? देखो हाई कोर्ट 1958 में एक एक्ट आया था, जिसमें 1857 के बाद आया था, उसमें इसकी चर्चा की गई थी। लेकिन बने कब है? 1861 से। 61 के इससे ऐसे चलो, इधर आ जाओ, चलो। उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश भारत में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत आया, ठीक। और 1862 में 3 हाईकोर्ट बने, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। याद रखना, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। सबसे पहला कहाँ बना? कलकत्ता में, ठीक। 1862 को डेट मत याद रखना। फिर उसके बाद कौन सा बना? मद्रास बना। मद्रास के बाद कौन बना? बॉम्बे बना, ठीक है। तो इस तरीके से बने ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट को इंपॉर्टेंट नहीं है, 1862 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने आर्टिकल हाईकोर्ट से संबंधित है? 214 से 232 तक है, जिसमें स्थापना, संचालन, संगठन, संरचना के बारे में, रिट जारी करने के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, हम तुम्हें इतने तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इस समय इतना है नहीं। हम 3 आर्टिकल पढ़ाएंगे, आर्टिकल 214, 215 और 217, ये 3 पढ़ाएंगे भाई, बस, ठीक। पढ़ा देते हैं, आ जाइए। आर्टिकल 214 क्या कहता है? हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये भी याद रखना, 2 से अधिक राज्यों का। कुछ दिन पहले असम में जो है क्या कहते हैं, जब हाई कोर्ट था तो असम वाला हाई कोर्ट पूरे पूर्वोत्तर को देखता था, ठीक है, और महाराष्ट्र वाला हाई कोर्ट दमनदीप को भी देखता था, ठीक। आर्टिकल 215 मैंने बताया ना, 215 पढ़ाएंगे। अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय का मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अपना रिकॉर्ड रखेंगे ये, और दूसरा जो है, दूसरा अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं। अगर कोई नहीं मानेगा ना तो बोले आ जाओ, नहीं देंगे अब दंड। ये दोनों बातें लिखी हैं, देखो, न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, ठीक है। और जो भी कोर्ट की कार्रवाई होगी, गवाही होगी, वो अभिलेखित की जाएगी, मतलब रिकॉर्डेड की जाएगी। और आजकल तो वैसे भी लाइव चलने लगे हैं, ठीक है, कंप्यूटर पर आ गए हैं, आप देख सकते हो टीवी में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी यही काम कर रहा है। देखो 217 बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसके अंदर है। इसके अंदर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद की शर्तें, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, सारा कुछ है। इसीलिए इस आर्टिकल बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने बाकी को छोड़ा। पहले तो याद रखिए, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य हो, सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। याद रखेंगे, ठीक। ये सब वारंट तो देंगे ही हैं, कागज तो देंगे ना, हस्ताक्षर मोहर सहित वारंट द्वारा दी जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके? अब आ जाओ पहले मुख्य न्यायाधीश में। मुख्य न्यायाधीश में क्या क्या किन किन लोगों से सलाह लिया जाता है? सलाह याद रखो, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट वाले, संबंधित राज्य का राज्यपाल और उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाँ ठीक ठीक, कितने हो गए याद रखो? ये 1 और 2 ये हो गए। और उससे भी पूछा जा सकता है जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जाने वाला है, मतलब समझे नहीं? मुख्य न्यायाधीश क्या है? जाने वाला है, उससे भी पूछा जाता है। अच्छा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के परामर्श के साथ। किस चीज से पूछा जाएगा? देखो, भारत के CJI, इनका तो रोल रहेगा सुप्रीम कोर्ट वालों का। संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है उससे पूछा जाएगा। भारत का राज्यपाल, उस संबंधित राज्य का राज्यपाल भी जरूर पूछा जाएगा। सामान्य उच्च न्यायालय के मामले में संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है हर हाल में, ठीक है। और आ जाते हैं अब इसके बारे में, इसी में ही है ये। कार्यकाल कितना है? ये 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। और इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति को। वैसे तो इस्तीफा राज्यपाल के द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन दिया जाता है राष्ट्रपति को संबोधित करके। न्यायाधीशों का हटाने के लिए देखो प्रस्ताव क्या होता है? विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। देखो विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3 बहुमत 2/3 दोनों सदनों का, 2/3 दोनों सदनों का। इसके लिए 100 सदस्य कहाँ? लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य के हस्ताक्षर पर ही प्रस्ताव लाया जाएगा। समझे नहीं? 100 तो चाहिए लोकसभा में और 50 चाहिए राज्यसभा में, ठीक। अध्यक्ष से समझ प्रस्तुत किया जाएगा, स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर वो स्वीकार कर लेता है अध्यक्ष, तो 3 सदस्य एक जांच कमेटी बनाई जाएगी और अगर वो दोषी पाती है तो सदन में प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। अभी चल रहा था मामला एक न्यायाधीश को हटाने का, जिनके घर नोटों गड्डी मिली थी। इसके बाद निष्कासन के बाद राष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा और आदेश पारित कर दिया जाएगा। अब योग्यता पर आ जाओ, योग्यता भी इसी में है। भारत का नागरिक को इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 साल, इन दोनों में से एक होनी चाहिए। कम से कम 10 वर्ष तक किस भारतीय राज्य क्षेत्र के न्यायिक पद पर कार्य, मतलब कहीं जज रहा हो 10 साल, या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो। आ रही बात समझ में? 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील या 10 साल 5 साल तक 10 साल तक जज, दोनों 10-10 हैं। क्या क्या है? 10-10 हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत की रैंक हो गई 38वीं, पिछली बार थी 48वीं। क्या है? नवाचार को बढ़ावा देने वाली संस्था है और यहाँ पर इसकी 48वीं रैंक से 38वीं हो गई। देखो 48वें से सुधार का भारत 2025 में 38वें में आ गया। बौद्धिक संपदा संगठन क्या कहते हैं? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बौद्धिक संपदा सूचकांक या वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करती है। और WPI का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड में है, इसीलिए स्विट्जरलैंड कहाँ है? जिनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा में है, इसीलिए हमेशा स्विट्जरलैंड को नंबर 1 पर रखता है। तो देखो अपने घर की मुर्गी दाल बराबर, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है, उसके बाद स्वीडन, USA, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर का स्थान है। भारत ने बहुत अच्छा किया, सुधार आया है। भारत के ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उत्पादन के मामले में 22वें नंबर पर, बाजार परिष्कार के मामले में 38वें नंबर पर। ये सारी चीज़ें आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो यही याद कर लेना 38वें स्थान पर है, ठीक है। मेरा काम है आपको डिटेल में चीज़ों को देना, इससे कोई बड़े एग्जाम के लिए भी आप तैयार रहें। यहाँ पर आ गया, इनको कुछ मत करना, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, आप तो बस ये रैंक याद करना है। नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, साउथ अमेरिका, ये 3 याद कर लो, चलो बाकी चक्कर मत पढ़ो, ठीक है। चीन भी बहुत आगे हमसे 10वें नंबर पे, हम तो 38 पे हैं, ठीक है। चलो 48 से 10 खिसके और आएंगे आगे। बिरहोर जनजाति, मैंने कल भी बताया था, बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। क्यों चर्चाओं में आई बिरहोर जनजाति? भाई अब लाइट मिली है ना, समझ लो। कोडरमा जिले के फुलवरिया गाँव में लगभग 550 निवासी, 550 निवासी का अधिकांश बिरहोर जनजाति के हैं। तो लगभग 80 वर्षों के अंतराल के बाद जल्दी ही बिजली मिलेगी, और बिजली अभी मिली भी नहीं है, समझ लीजिए ये स्थिति है। अब भारत कहता है कि हम जो है क्या कहते हैं बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे हैं, अभी अपने घर में काम होना बहुत बाकी है। बिरहोर के आधा अर्ध खानाबदोश वनाश्रित जनजाति है जो मुख्यतः झारखंड में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है।
8 ऐसे समूह हैं जो क्या होते हैं, जो खत्म होने वाले हैं, उनमें है ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, उनमें से एक में है। 8 ग्रुप में से 8 जनजातियां ऐसी हैं, ठीक है। ये केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है। संकरसन ठाकुर जिनका हाल में निधन हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे संबंधित हैं? ये पत्रकारिता से संबंधित हैं, पत्रकार महोदय थे, ठीक है। 9 सितंबर 2025 में अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जो प्रदान किया गया है मनमोहन सिंह को। असल में 1991 की बात है। 1991 में चंद्रशेखर की सरकार थी। किसकी थी? चंद्रशेखर की। थोड़ा सा सुन लो भाई, क्लास थोड़ी लंबी तो हो गई है, लेकिन चंद्रशेखर की सरकार थी। अब सरकार थी तो भारत की स्थिति यहाँ पर हो गई डाउन हो गई। तो एक दिन की सरकार चलाने के पैसे नहीं थे। जापान पे सोना गिरवी रख के पैसे लाए हम, जापान से पैसे लाए सोना गिरवी रख के। जब जापान से सोना पैसे लाए तो 1951 में चंद्रशेखर को हटाकर पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया। वो पीएम बनाया। उन्होंने पीएम सामने अपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाए मनमोहन सिंह। तो इसलिए इन दोनों का नाम तो वैसे ही जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और मनमोहन सिंह ने 1991 में 3 चीज़ें ला के आए। क्या कहते हैं इसको? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, एलपीजी कह दो, चलो हटाओ कि अब कौन सी 1991 में कौन सी लेकर आए? एलपीजी। एल से लिबरलाइजेशन, मतलब नियमों में छूट। ग्लोबलाइजेशन, पूरे विश्व को एक करना, वैश्वीकरण, ठीक। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण। इन निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। इससे पहले सब कुछ सरकारी था, उसके बाद से भारत की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। याद रखना, एलपीजी लेकर आए ये, और यहाँ से ही अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हुआ। चलते हैं हम आगे। विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। और कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। क्या करती है? जितनी भी अल्ट्रावायलेट पाई क्या जाती है? असल में जब सूरज की किरणें निकलती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, यहाँ ये पृथ्वी है, सूरज है, ये किरणें आती हैं, तो इसके चारों तरफ एक ओजोन परत बन जाती है। किससे? अल्ट्रावायलेट रेज को सोख कर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला O3। और CFC सबसे ज़्यादा खतरनाक है इसके लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC से जनरेट होने से जो AC में निकलती है, वो इसको नुकसान पहुँचा रही है, ठीक है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी की छतरी कहा जाता है, ठीक है। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान जोखिम को कम करके जीवन की रक्षा करती है। और इसका विषय जरूर याद कर लेना, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, बिल्कुल अलग है इस बार विषय, तो ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। थीम क्या है इसकी, ठीक है, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। थैंक यू साहब, आप लोगों ने मेरी क्लास देखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ठीक है, ऐसे ही बने रहिए चैनल में, ठीक है। थैंक यू। बाकी मिलेंगे कल क्लास में।